हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, आज क्या करने वाले हैं? आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन क्यों पढ़ते हैं इस ग्रेविटेशन को? क्या हमारी डेली लाइफ से इसका कुछ रिलेशन है? बिल्कुल है। मैं आपको ग्रेविटेशन के बारे में बताता हूं, आपको यूनिवर्सल लॉ सिखाऊंगा ग्रेविटेशन का क्या है। न्यूटन अंकल ने सारी बातें बता रखी हैं, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ हमें जानना है, ठीक है, उनको पहचानना है। वो सब पहले से ही रिसर्च करी हुई बातें हैं, सिर्फ उनको डिस्कस करना है। तो हमारा ये काम है, तो हमें इसे करना चाहिए और डेफिनेटली इस चैप्टर को मजे से कर देंगे, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। बच्चों, ग्रेविटेशन को सीखने के लिए सबसे जरूरी है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को सीखना। क्या बोला? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं। क्या? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या चीज बोली? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपने एक वर्ड यहां पे सीख लिया, यूनिवर्सल। क्यों बोला यूनिवर्सल? सीखते हैं। यूनिवर्सल मतलब दुनिया में, ब्रह्मांड में कहीं भी ये नियम, ये रूल जो है अप्लाई होता है, हर जगह अप्लाई होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ। अब सीखते हैं यूनिवर्सल लॉ है क्या। चलिए, बहुत सिंपल। न्यूटन अंकल ये बोल रहे हैं कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हों, एक दूसरे पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। क्या बोला? कि कोई भी दुनिया में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, और उस अट्रैक्टिव फोर्स को ही ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोला बच्चों मैंने? एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ईच अदर दैट इज अट्रैक्टिव। कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। और इस लॉ को हमने बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए, तो जो वो फोर्स है बच्चों, न्यूटन अंकल बता रहे हैं कि दो बॉडीज थी m1, एक बॉडी थी m2। तो उन्होंने बोला ये एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। समझ रहे हैं? इनके बीच का डिस्टेंस बच्चों अगर r था, अगर r था, तो क्या बोला न्यूटन ने? बोला कि जो वो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको मैं बोल रहा हूं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस रूल के की जब मैं बात करता हूं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पहली बॉडी के मास के। जितना ज्यादा मास इस बॉडी का होगा, उतना ज्यादा ये फोर्स लगेगा इनके बीच में। सिमिलरली दूसरी बॉडी का जितना ज्यादा मास, उतना ज्यादा फोर्स। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 के। समझ गए? चलिए, दूसरी बात, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों इनके बीच की डिस्टेंस के। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। बहुत आसान है, सीखते जाना है। तो बच्चों, जब इनको आप कंबाइन कर दोगे, सीधी सी बात है ना, अब आप R को दूर करोगे तो इनके बीच का जो इफेक्ट है अट्रैक्टिव फोर्स का, वो कम हो जाएगा। तो यही बात लिखिए, कंबाइन कर दिया। कंबाइन कर दिया तो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और g लगाते हैं। क्या लगाते हैं? g। तो आपका फॉर्मूला बन जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो बच्चों, इसमें g क्या है? g का नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोला मैंने? g का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या नाम है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू बच्चों g की फिक्स होती है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। याद रहेगी? बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, आप बोलोगे कि आपने बोला कि हर दुनिया में हर चीज एक दूसरे पे फोर्स लगाती है, तो इस हिसाब से तो कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो इंसान हैं बैठे हुए हैं, उनके बीच में भी फोर्स लगनी चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स होनी चाहिए। तो दिखता क्यों नहीं? अट्रैक्ट क्यों नहीं होते? तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, हमारा मास या किसी और ऑब्जेक्ट का मास जो हम अपने आसपास में देखते हैं, वो बहुत कम है। तो इसलिए फोर्स मास पे डिपेंड करती है, तो फोर्स कम बनी। तो फिर सर ये कहाँ दिखाई देगी? डेली लाइफ में तो देखने को मिलती नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक जगह दिखाई देती है। जब आपने सुना होगा कि प्लैनेट्स हमेशा घूमते रहते हैं सन के चारों तरफ, तो कोई ऐसी फोर्स होगी जो इनको बांध के रखे हुए है, सर्कुलर मोशन में बांधे हुए हैं। समझ रहे हैं? सर्कुलर नहीं तो बाहर भाग जाते प्लैनेट्स। प्लैनेट्स कहाँ चले जाते?
छूट के बाहर निकल जाते हैं अपनी ऑर्बिट से। कैसे? जैसे ये सन था, इसके चारों तरफ ये प्लेनेट घूम रहा है, तो ये छूटते ही बाहर हो जाता है ऐसे, लेकिन ऐसे बंधा हुआ है अपनी ऑर्बिट में। क्यों? क्योंकि सन के बीच में और प्लेनेट के बीच में एक फोर्स है जिसको मैं बोलता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वहां मास बहुत बड़ा है। कैसा मास है वहां? बहुत बड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मास बड़ा है तो फोर्स ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है इसलिए वो दिखाई देती है, महसूस की जा सकती है इस केस में, लेकिन नॉर्मल लाइफ में हम देखने को नहीं मिलती। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी डेली लाइफ के हिसाब से बात करें तो एक वीक फोर्स है, तो पता नहीं लगता, लेकिन बड़ी चीजों के केस में दिखती है। जैसे प्लैनेट्स के केस में ये सर्कुलर मोशन में इसी वजह से है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो सन और प्लैनेट को बांधे हुए है। समझ गए? आई होप आप ग्रेविटेशनल फोर्स को अच्छे से समझ गए हैं। अब बात आती है बच्चों की हाउ यू डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोला कि किस तरीके से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन किया जा सकता है। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। इस फॉर्मूले में अगर मैं m1 की वैल्यू 1 kg रख दूं, क्या रख दूं? m1 की वैल्यू 1 kg, m2 की वैल्यू 1 kg रख दूं, और बच्चों इनके बीच का डिस्टेंस ये 1 kg, ये 1 kg और इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर कर दूं, तो इस फॉर्मूले पे आ जाओ बच्चों। क्या फॉर्मूला बनेगा? F इक्वल्स टू G, m1 कितना 1, m2 कितना 1, r कितना 1। तो F इक्वल्स टू किसके आ गया बच्चों? G के। हाँ जी, किसके आ गया? G के। क्या मैं अब अगर हमारे से कोई ये पूछे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, क्या बता सकते हो? हाँ बता सकते हो। कैसे? आप बोलोगे अगर G दोनों बॉडीज का मास 1-1 किलो का है, ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस भी 1 मीटर की है, तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो बराबर होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। समझ में आई बात? दोबारा सुनते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स between two bodies having a mass 1 kg each and separated by a distance of 1 meter apart। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो बराबर हो जाता है किसके? फोर्स के। ऐसी फोर्स के जिसका मास 1 किलो का है, पहली बॉडी का भी और दूसरी का भी, और उनके बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर का है। समझ गए? बहुत आसान है, एक एक चीज को सीखते जाना है, समझते जाना है, जानते जाना है, और आई होप आप वो चीजों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, समझते हैं। चलिए अब मैं आपको और बातें बताता हूँ। इस फॉर्मूले से बच्चों अगर मेरे से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एसआई यूनिट पूछें, कैसे निकालें? बहुत आसान। चलिए कैसे? इसको इधर पहुंचाओ बच्चों। पहुंचाया? F इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बच्चों? G। यहाँ m1 और m2 था, m1 m2 नीचे आ जाएगा क्या? यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को मेरी? बहुत अच्छी बात। अब एक बात बोल दो बच्चों, फोर्स किस में होता है? न्यूटन में। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर क्या है? डिस्टेंस मीटर में होता है, तो क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे बच्चों ध्यान से सुनना, ये केजी, ये केजी, तो नीचे क्या बच्चों? केजी का स्क्वायर। ये किसकी यूनिट देगा आपको? जी की देगा कि नहीं देगा? तो जी की यूनिट क्या बन गई? जी की यूनिट बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। समझ रहे हैं? बहुत सिंपल। तो यहाँ पे इसकी यूनिट पूछ रहे हैं अगर जो, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। समझ गए? बहुत आसान है, जल्दी जल्दी सीख लिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, किसके इक्वल होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए तो अब कुछ बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ फीचर्स हैं क्या, कुछ फीचर्स हैं क्या, कुछ खास बातें हैं क्या जो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए बात करते हैं उन पे। बच्चों मैं आपसे बात करने वाला हूं फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत आसान। चलिए क्या बोला मैंने? जल्दी जल्दी मजे मजे में सीख लेते हैं। फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोला? फीचर्स क्या क्या हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के, क्या क्या फीचर्स हैं। चलिए बात करते हैं एक एक पे। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स का फीचर बच्चों ये है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। हमेशा कैसा है? अट्रैक्टिव नेचर का है। दो चीजों को हमेशा अट्रैक्ट होंगी, हमेशा दो चीजें क्या होंगी? अट्रैक्ट होंगी, कभी रिपेल नहीं होंगी। कौन से फोर्स में? ग्रेविटेशनल फोर्स में। समझ में आती है पहली बात? बहुत अच्छी बात है। सेकंड बात बच्चों, ये इंटरवेनिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इंटरवेनिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब क्या है? चलो जी कहने का मतलब भी सीख लेते हैं, ठीक है ना। सुनो देखो, एक बॉडी ठीक
दूसरी बॉडी, एक का मास m1, एक का मास m2, इनके बीच की डिस्टेंस r, पहले हवा में रखी थी, अब तेल में डुबो दी, ऑयल में डुबो दी, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अब भी सेम लगेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड नहीं करता है, इनके बीच में क्या मीडियम भरा हुआ है, हवा में है, पानी में है, तेल में है, किसी भी चीज में है, उस पर डिपेंड ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं करता, हर केस में एक ही जैसा लगता है। ऑलवेज कैसा होता है बच्चों, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तीसरी बात भी कर लेते हैं। तीसरी बात हमेशा आपको बता देता हूं, याद रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। हमने सीखा है कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन से है। अभी सीधी सी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। समझ गए, बहुत अच्छी बात है। फोर्थ पॉइंट भी सीख लेते हैं बच्चों। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट बताता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स आगे ओबे ओबे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। क्या मतलब है मैं बताता हूं। दो बॉडीज हैं बच्चों, है ना। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, ये बॉडी इस पे फोर्स लगाती है तो सेम टाइम पे ये बॉडी भी उतना ही रिएक्शन फोर्स इस पे लगाती है। दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ। यानी कि आपके पास दो बॉडीज हैं, एक m1 एक m2, अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो ये इसको करती है तो ये इसको करती है, ठीक है। तो किसे फॉलो करती है, न्यूटन के थर्ड लॉ को, है ना। जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये लगाएगा। समझ में आ गया अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। सीखते जाना है, बहुत आसान चैप्टर है, मजे से सीख जाएंगे। अब आपको क्या सिखाने वाला हूं, अब आपको सिखाने वाला हूं कि बच्चों फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है। क्या बोला मैंने, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर दो बॉडीज, एक m1 एक m2, उन दो बॉडीज में से एक बॉडी अगर अर्थ है, एक बॉडी क्या है, अर्थ, और दूसरी बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच में भी तो फोर्स लगेगा। अर्थ इस पे फोर्स लगाएगी बॉडी पे, और बॉडी पे अर्थ की वजह से फोर्स लगेगा, है ना। और अर्थ की वजह से बॉडी पे लग रहा है, और बॉडी किस पे लगा रही है, अर्थ पे। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये इस पे फोर्स लगाएगी, ये इस पे फोर्स लगाएगी। समझ गए, चलो जी। तो ऐसे केस में ग्रेविटेशनल फोर्स का ही नाम क्या बन जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कब बोला, अरे ये तो तब बोला जब क्या, जब एक बॉडी अर्थ हो। समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब आप बोलोगे जी आपने देखा भी है, अर्थ पे से एक बॉडी ली और ऐसे छोड़ दी, नीचे क्यों जा रही है, क्योंकि अर्थ खींच रही है उसको, है ना। सेम टाइम पे ये जो स्टोन है, मान लो ये स्टोन था, तो इस स्टोन को ये जो स्टोन है ये इस अर्थ को भी तो खींचेगा, तो अर्थ ऊपर हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए ना। लेकिन ऐसा होता है क्या, स्टोन गिरा नीचे आ गया। सेम टाइम पे ग्रेविटेशनल फोर्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, तो इसलिए इस स्टोन ने अर्थ को भी तो खींचा होगा ऊपर, अर्थ ऊपर खींचती क्यों नहीं है, और ये स्टोन नीचे क्यों गिरता है। चलो बहुत सिंपल सी बात है, एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना है। F इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, m में। एक बात बताओ, A इक्वल्स टू क्या होगा, F अपॉन m। समझ रहे हैं, बहुत आसान है। अब जरा एक बात बताओ, इन केस ऑफ अर्थ, अर्थ के केस में अर्थ का मास बहुत बड़ा है, तो मास बड़ा है, लार्ज है मास, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, डेनोमिनेटर बहुत बड़ा है तो एक्सेलरेशन बहुत कम, टू स्मॉल। क्या बोला, टू स्मॉल, बहुत छोटा होगा, तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं आने वाला। और इसकी बात करूं, अगर जो इसकी बात करूं तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। मास स्टोन का बहुत छोटू सा है, तो जब ये बहुत छोटू सा है तो एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा, डेनोमिनेटर छोटा है तो आंसर बड़ा आएगा। समझ रहे हैं, तो एक्सेलरेशन इसमें आएगा, इसलिए ये नीचे गिरती है। समझ रहे हैं, लेकिन फोर्स कैसी लग रही है दोनों पे, सेम, लेकिन एक्सेलरेशन किस में आ रहा है, समझ रहे हैं, स्टोन में आ रहा है, अर्थ में नहीं आ रहा, और आ भी रहा है तो ना के बराबर पता भी नहीं लग रहा है। समझ रहे हैं, चलिए अब आपको और चीजें बताता हूं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है बच्चों, जब एक बॉडी, जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगे और एक बॉडी क्या हो, अर्थ हो। चलिए अब और डिटेल में लेके चलते हैं, बहुत आसान, चलिए सिखा देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो एक्सेलरेशन इस बॉडी में आया अर्थ की वजह से, एक जो होता है इस केस में जी हो जाता है, क्या बोल देते हैं उसको, जी। इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन आया किसकी वजह से, अर्थ की वजह से। तो इतनी बात आपको
क्लियर हो गई होगी। चलिए, जब आपको A इक्वल्स टू जी क्लियर हो गया, एक बात बोलो बच्चों, F इक्वल्स टू क्या होता है M में, इस केस में mg, है ना। चलो जी, सेम टाइम पे बच्चों एक बात आप और भी बताओ मुझे, इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, g, मास ऑफ अर्थ कैपिटल M है बच्चों, रेडियस इसकी r है, तो बच्चों क्या कैपिटल M और इसका स्टोन का मास स्मॉल m है, तो कैपिटल M स्मॉल m अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस। तो बच्चों अगर इनके बीच का डिस्टेंस ये वाला जो डिस्टेंस रहा है, देखो एक बात आपको क्लियर करता हूं, मेरी बात को सुनना है ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। देखो बच्चों, अर्थ की रेडियस पता है क्या होती है, 6400 किलोमीटर, बहुत बड़ी अर्थ है, समझ रहे हो कितनी बड़ी अर्थ है, 6400 किलोमीटर। आपने पत्थर फेंका, कितने मीटर पे से, 10 मीटर पे से, सरफेस से कितने मीटर पे से, 10 मीटर पे से, 5 मीटर पे से, 100 मीटर पे से, समझ रहे हो। तो बच्चों एक बात बताओ, ये हाइट ना के बराबर है क्या सरफेस से इसकी, इसके कंपैरिजन में, रेडियस के कंपैरिजन में, तो लगभग यहां से यहां तक कितनी मानी जा सकती है, 6400 ही मानी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत छोटी सी है, सरफेस से तो फेंक रहे हो, ये 6400 किलोमीटर है, समझ रहे हो। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। अब बच्चों मैं ये बोल रहा हूं, ऐसा मान लिया जाता है अर्थ को जैसे कि इसका सारा मास यहाँ कंसंट्रेट है, कैसा मान लिया जाता है, सारा मास यहाँ कंसंट्रेट है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस बॉडी और इस बॉडी के बीच में, ये r है, h ना के बराबर है, तो ये सारी लगभग r के बराबर हुई, समझ रहे हैं, तो GMM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। और इसी फोर्स की वजह से बच्चों इसमें क्या आया है, एक्सेलरेशन आया है, mg बना है ना, इस पे जो फोर्स बनी है, क्लियर है, इस स्टोन पे फोर्स नीचे को बनी है इस फोर्स की वजह से, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, बहुत सिंपल सी बात। तो mg इक्वल्स टू बच्चों GMM अपॉन R स्क्वायर बन गया, समझ गए बहुत अच्छे से। चलो जी, बहुत अच्छी बात है जब आपको इतनी बात क्लियर हो गई। तो बच्चों m से m कैंसिल हो गया, छोटे m से, स्मॉल g इक्वल्स टू आ गया GM अपॉन R स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका, g का। स्मॉल g क्या है, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, समझ रहे हो, कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस फॉर्मूले में बच्चों कहीं भी बॉडी का मास आ रहा है क्या, ये कैपिटल M पता है किसका मास है, ये तो इसका मास है अर्थ का, तो कहीं भी बॉडी का मास आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो एक्सेलरेशन बच्चों जो ग्रेविटी की वजह से आता है इंडिपेंडेंट होता है इसे ऑफ मास एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास तो आ ही नहीं रहा इसमें, ये तो अर्थ का मास है, समझ रहे हो। और बच्चों जब आप इसे सोल्व करते हो ना, जो आप सीखते हो 9.8 जो यूज करते हो, वो यहीं से तो आता है, वो यहीं से तो आता है, आपको सोल्व नहीं करना है, बस याद रखना है, जी की वैल्यू रख देंगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। m क्या है, मास ऑफ अर्थ, क्या है, मास ऑफ अर्थ। तो बच्चों आपको एक बात और भी याद रखनी है, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, लगभग 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg होता है, कितना बोला, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है, ये भी मैंने आपको बताई अभी, कितनी बोली, 6400 किलोमीटर ये होती है, ठीक है ना, समझ में आ रही है इतनी बात, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, तो ये चीज हमने सीख ली कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना होता है और इंडिपेंडेंट होता है जो बॉडी आपने ऊपर से डाली है, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। तो हमने सीख लिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए अब आगे आपको क्या सिखाने वाला हूं, जल्दी से समझ लेते हैं। हाँ जी बच्चों, अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम सीखने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, बहुत आसान है। और बच्चों मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, जो आप ग्रेविटेशन में सीख रहे हैं, आप 12th क्लास में भी इसको सीखने वाले हैं दोबारा से, यहाँ मासेस के लिए सीखते हैं, वहां चार्जेस के लिए सीखेंगे, बात यही करूंगा वहां भी और यहाँ भी। तो अभी से अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत अच्छे से चीजों को सीखते जाना है। चलिए तो मैं आपको सिखा देता हूँ। एक बात बताइए बच्चों, ये कोई बॉडी है मास जिसका m है, ठीक है, एक बात बताओ, इसका एक रीजन है बच्चों, इस रीजन में अगर कोई दूसरा मास एंटर करता है, मैं इसको ना कैपिटल M नाम दे देता हूँ, अभी क्या नाम दिया है, कैपिटल M, इसके रीजन में कोई स्मॉल m एंटर करता है तो ये इसे अपनी तरफ खींचता है, होता है कि नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेम टाइम पे ये भी इसको खींच रहा होगा, है ना। लेकिन अभी मैं ये मान लेता हूं बच्चों स्टडी करने के लिए कि भैया इसका तो कोई प्रभाव नहीं है, इसका प्रभाव है, तो इसके प्रभाव में, इसके रीजन में, इसके सराउंडिंग में
एक ऐसा एक एनवायरनमेंट बना हुआ है जिसमें कोई और मास एंटर करेगा तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। तो मैं बोल रहा हूं बच्चों, जो इस पे फोर्स लगी इसकी वजह से कितने में, 1 यूनिट मास पे, मान लो ये 10 किलो का था, है ना, तो इस पे जो फोर्स लगी 1 यूनिट मास पे, उसे बच्चों मैं क्या बोल दूंगा, उसका भी नाम बता देता हूं, इसको बोल देता हूं मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोला मैंने, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोल रहा हूं मैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि फोर्स कितना लग रहा है 1 यूनिट मास पे, इस पे, है ना। मान लो 10 किलो पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो 1 न्यूटन पे कितना लग रहा है, सॉरी 1 किलोग्राम पे कितना लग रहा है, 50/10। समझ रहे हैं, इसको मैंने क्या बोला है बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो E इक्वल्स टू F/m। समझ गए, अच्छा। और इस रीजन को क्या बोला है, ग्रेविटेशनल फील्ड। इस पे कितनी फोर्स लग रही है 1 यूनिट मास पे, उसे क्या बोल दिया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। चलिए अब अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल दूं, जरा ध्यान से देखिए, अगर इनके बीच का डिस्टेंस बच्चों ये कैपिटल R है या फिर स्मॉल r है, कैपिटल R मान लिया अभी, तो एक बात बताओ, F की वैल्यू क्या होती है, G/m कैपिटल R स्क्वायर। समझ रहे हैं, अपॉन क्या, m, ये m यहाँ चला जाएगा, क्या सीधी सी बात है, चला जाएगा। E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये यहाँ जाने के बाद m से m कैंसिल हो जाएगा, Gm/r स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है आपको याद रखनी है। और आप जान रहे हो ये वैल्यू आपने एक पहले भी सीखी है, अभी स्मॉल g की वैल्यू भी यही होती थी, याद है ना, Gm/R स्क्वायर। तो इसलिए मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है न्यूमेरिकली इक्वल है किसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, हमने सीख लिया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, साथ साथ सीखा ग्रेविटेशनल फील्ड। अरे बहुत आसान। तो जब आप इतनी बात समझ गए हो, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या नाम है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस पे बात करूंगा। जल्दी जल्दी सिखाऊंगा, सीखते जाना है, मजा आ जाएगा। चलिए तो बच्चों मैं आपको सिखाता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए सिखाता हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, बहुत आसान है, सीखते जाना, बढ़िया मजा आ जाएगा। चलिए देखो, ये आपके पास क्या है, अर्थ। ये क्या है बच्चों, अर्थ, जिसकी रेडियस कैपिटल R है और इसका मास m है। इतनी बात तो समझ में आती है जी। अच्छा, अब क्या होता है बच्चों, कोई बॉडी है जिसको आप इनफाइनाइट से ला रहे हो, कहां से ला रहे हो, इनफाइनाइट से, बहुत दूर से ला रहे हो, और बच्चों आपने इसको लाके कहां रख दिया, मैं आपको दिखाता हूं कहां रख दिया। आपने इसको लाके स्मॉल r डिस्टेंस पे रख दिया। कितने डिस्टेंस पे रख दिया, लाके स्मॉल r पे। समझ रहे हैं बात को। और आपने बच्चों उसको स्मॉल r डिस्टेंस पे लाके रख दिया अर्थ के सेंटर से। ये अर्थ का सेंटर है और कहां लाके रख दिया, स्मॉल r डिस्टेंस पे। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छी बात है। कहां से लेके आए हो, इनफाइनाइट से लेके आए हो। तो बच्चों मैंने क्या किया, एक बात बताओ बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, फोर्स का जनरल फॉर्मूला ये होता है कि दो बॉडीज के बीच का, है ना, एक बॉडी का मास कैपिटल M, जिसको आप लेके आए उसका मास स्मॉल m। समझ रहे हैं, अच्छा, उनके बीच की डिस्टेंस x है, और ये x कुछ भी हो सकती है। जब ये इसके पास आएगा x बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा ना। तो कैसा फोर्स है, कैसा फोर्स है, x पे डिपेंड कर रहा है। ये जब आगे की तरफ को नीचे को चलेगा तो इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल m और कैपिटल M के बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। आ रहा है ना समझ में। चलिए, तो ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स तो वेरिएबल है। और जब बच्चों वेरिएबल फोर्स होता है, जब कैसा फोर्स होता है, वेरिएबल, उस केस में कैसे करते हैं, एक छोटू सा एलिमेंट ले लेते हैं जिसका नाम A और B, और ये छोटू सा एलिमेंट dx है। कितना एलिमेंट है ये, dx। और ये बच्चों कहीं से ऊपर से कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा था ये ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं। और उस टाइम पे A तक की डिस्टेंस, यहां तक की डिस्टेंस A से x है, ये x है, छोटू सा एलिमेंट dx है। तो आपको A से B तक लाने में कितना, आप ला कहां से रहे हो, इनफाइनाइट से। मैंने आपको सिखाया हुआ है, जब आप वर्क निकालते हो तो वर्क के लिए जब वेरिएबल फोर्स हो, ये x कुछ भी हो सकता है, ये इस बॉडी का मास यहां लेके आ रहे हो, इसके पास कुछ भी हो सकता है,
तो वेरिएबल फोर्स है तो एक छोटू सा एलिमेंट ले लेते हैं बीच में, dx। क्या एलिमेंट लिया? dx। और इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी मानी है? x। लेकिन ओरिजिनल में कहाँ लाना है? उस मास को लाके यहाँ रखना है, समझ रहे हो? तो ये छोटा सा पहले वर्क निकाल लेते हैं, छोटा सा dw यहाँ से यहाँ लाना है, बताया था ना तरीका है, एफ डी एक्स, यही तो होगा ए से बी लाने में, समझ रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों एक बात बताओ, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ, क्या रख दोगे एफ की वैल्यू? स्मॉल है, ये एफ इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम स्मॉल एम अपॉन आर। आर क्या है बच्चों इस केस में? यहाँ ए पे कितना आर है? एक्स, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं? एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं? इतनी बात आपको क्लियर होती है? जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? डी एक्स। इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब बच्चों एक बात बताओ, ये छोटू सा वर्क है, कहाँ से लेके आए हैं? इनफाइनाइट से। कहाँ लाके रखना है? आर पे। समझ रहे हो? इनफाइनाइट से कहाँ लाना है? आर पे। तो आपको क्या सिखा रखा है? छोटा सा वर्क निकाला, वेरिएबल फोर्स है इसलिए इसका क्या कर दिया, दोनों तरफ पूरा वर्क निकालने के लिए इनफाइनाइट से आर पे लाने के लिए क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। क्या कर दिया? इंटीग्रेशन, जिससे इनफाइनाइट से आर तक का वर्क निकल जाए। चलिए, तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया? इंटीग्रेशन, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर और साथ में क्या? dx। समझ रहे हैं? अच्छा, कहां से लाए हो? इनफाइनाइट से। कहां ला के रखा? आर पे। तो आर यहां लिख दिया, नहीं लिख दिया? समझ रहे हैं ना? चलिए, तो डी डब्ल्यू का जब आप इंटीग्रेशन करते हो आपको पता है डब्ल्यू आता है, समझ रहे हैं? अच्छा, जी कांस्टेंट बाहर आता है, मास ऑफ अर्थ बाहर आता है, स्मॉल एम मास ऑफ बॉडी जिसको लेके आ रहे हैं वो भी बाहर आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, इनफाइनाइट से कहां तक? आर तक। ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, क्या इसको x की पावर -2 dx लिख लूं? ऊपर जाके लिख सकता हूं या नहीं? अजी लिख सकता हूं। चलिए, जब इतनी बात हो गई तो w इक्वल्स टू जी एम एम और जी यहाँ पे आप x की पावर n dx का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो क्या हो जाएगा? x की पावर -2+1 अपॉन -2+1 इनफाइनाइट से लेके आर तक। समझ रहे हैं? चलो जी, बहुत अच्छी बात। क्या करना है आगे? w इक्वल्स टू जी एम एम, बच्चों यहाँ -1 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, समझ रहे हो? ये माइनस बाहर आ गया है ना, और बच्चों अंदर रह गया x की पावर -1 इनफाइनाइट से आर तक। ऐसा ही तो है? अजी वर्क निकाल रहे हैं इनफाइनाइट से यहाँ लाने का, और यही वर्क किस में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। तो जो वर्क करते हैं वही तो स्टोर हो जाता है। चलिए, तो अपर लिमिट माइनस, देखो x की पावर -1 को पहले सोल्व कर लेते हैं थोड़ा, है ना? लो जी, -जी एम एम, यहाँ क्या करें? यहाँ लिख दें 1 अपॉन x, क्या करें? इनफाइनाइट से r तक पहुंचा दें। ऐसा ही तो है। चलो, तो एक बात बताओ, w इक्वल्स टू माइनस का जी एम एम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट कर दो इसमें 1 अपॉन आर माइनस, एक बार इसमें लोअर लिमिट पुट कर दो, है ना? एक बार आर पुट किया x की जगह, एक बार क्या पुट किया? इनफाइनाइट। तो बच्चों w इक्वल्स टू कितना आ गया? -जी एम एम, यहाँ कितना? 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, तो ये हो गया r। समझ रहे हो? यही वर्क किस में स्टोर हो जाएगा? अरे यही तो वर्क है जो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। लो जी, तो u इक्वल्स टू U फॉर पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये फॉर्मूला सदा के लिए अमर हो गया, इसको आपको हमेशा याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कुछ इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं। चलिए, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना लिया। तो अगली वीडियो में मैं बात करूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का स्पेशल केस, कुछ बात बताऊंगा उसमें, तो बात करेंगे अगली वीडियो में स्पेशल केसेस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। साथ ही साथ उसमें सिखाऊंगा कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, मिसाइल जब छोड़ देते हैं वो वापस नीचे क्यों नहीं आती, जब कोई पत्थर उछालते हैं वो नीचे क्यों गिर जाता है, बात करूंगा अगली वीडियो में।